पूर्णिमा की वो रात। अटूट सन्नाटा अचानक टेलीफोन की चीख से टूटा। खिड़की से छनकर आ रही सुबह की नर्म धूप में मेरी आंखें अध खुली थीं और मैं बिस्तर पर उठ बैठा। मैं कोलकाता के बालीगंज इलाके के एक पुराने 2 मंजिला मकान में रहता हूं। मैं यानी जयंत जयंत बनिक नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मेरी जिंदगी किताबों, अखबारों और चिड़ियों की चहचहाहट से भरे एक छत वाले घर में सिमटी है। जैसे ही मैंने रिसीवर कान पर लगाकर हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई। हेलो जयंत, मैं भूपति बोल रहा हूं, बंगबार्ता कार्यालय से। एक दिलचस्प मामला है, तुम्हें तुरंत एक बार ऑफिस आना होगा। मैंने और देर नहीं की हूं, लेकिन आज के फोन की गंभीरता ने मुझे टैक्सी बुलाने पर मजबूर कर दिया। बंगबार्ता का ऑफिस दक्षिण कोलकाता के धर्मतला इलाके में चौरंगी रोड के ठीक बगल में है। एक पुरानी लाल ईंटों की इमारत, जिस पर आज भी लकड़ी के फलक पर बंगबार्ता 1947 खुदा हुआ है। यह ऑफिस एक तरफ आधुनिक पत्रकारिता का केंद्र है। बंगबार्ता का कोई कर्मचारी नहीं हूं, मैं एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हूं, यानी पक्षी विशेषज्ञ। भूपति सामंत ने हल्के से खांसकर डेस्क के बगल में इंटरकॉम का बटन दबाया। मीरा, उसे एक बार अंदर भेजो। कुछ देर बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। भूपति सामंत ने कहा, आओ, यहां बैठो। एक अजेर उम्र का आदमी अंदर आया। उसके सिर पर मिट्टी के रंग की गंदी पगड़ी थी। उसने फीकी सफेद धोती पहनी थी और कंधे पर मिट्टी के दाग लगा एक पुराना गमछा लपेटा हुआ था। आदमी का रंग धूप में जलकर थोड़ा भूरा हो गया था। उसके चेहरे पर थकान और अनुभव की छाप थी। उसकी आंखें मानो बहुत कुछ देख चुकी थीं, तिरछी फिर भी सतर्क। भूपति सामंत ने मेरी तरफ देखकर कहा, परिचय कराता हूँ, ये भगवान मंडल है, मेरे बहुत पुराने परिचित। सुंदरबन की तरफ अंदरूनी गांव में रहते हैं। संयोगवश कल कॉलेज स्ट्रीट में इनसे मुलाकात हो गई। बात करते करते इनके मुंह से एक अजीब घटना सुनी। सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। और घटना ऐसी है कि शायद तुम इसके बारे में कुछ समझ पाओगे। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। भगवान मंडल ने जमीन की तरफ देखकर सिर हिलाया। उसके हाथ मानो लगातार कुछ मुट्ठी में पकड़। मैं सुंदरबन के जंगलों में अलग अलग जगहों पर पक्षियों का शिकार करता हूँ, खासकर बालीहास, पेरीहास, बिलचरा जैसे कई प्रजातियों के पक्षी। इन पक्षियों का शिकार करने के लिए सुंदरबन के गहरे जंगल, मैनग्रोव वनों के कोनों कोनों में जाना पड़ता है। रात भर जाकर नदी पार करके इन पक्षियों को पकड़ना पड़ता है। इन पक्षियों का मांस शहरों में अलग अलग जगहों पर अच्छे दाम में बिकता है। एक दिन में तो 5-6 पक्षी पकड़े ही जाते हैं और उन्हें बेचने पर जेब में अच्छे पैसे आ जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ पक्षी पकड़ने का मामला नहीं है, कई बार जान का जोखिम भी रहता है। इन्हें पकड़ते करते कितनी बार मुसीबत में पड़ा हूँ। लेकिन इन पक्षियों का मांस इतना स्वादिष्ट होता है कि आंख बंद करके ऊंचे दाम मिल जाए। बाबू, आप शायद नहीं जानते होंगे कि सुंदरबन के जंगल में पक्षी का शिकार करना इतना आसान नहीं है। हमारे लिए, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए, यह एक तरह का भयानक नशा है। तो क्या हुआ बाबू? यह आश्विन महीने का मध्य था। सन भी शुरू ही हुई थी। गांव के हाथ में विशुद्धा की चाय की दुकान पर बैठकर मैंने असित बुद्धि के मुंह से एक अजीब खबर सुनी। असित एक मछुआरा है और वह मेरा खबरिया भी था। मछली पकड़ते पकड़ते वह इस बात पर नजर रखता है कि कौन से तूफान में पक्षी आकर बैठते हैं। इन तूफानों में मैं शिकार के जाल बिछाता था। जो मुनाफा होता था उसमें से कुछ बख्शीश मैं उसे देता था। असित ने उस दिन कहा, मछली पकड़ते पकड़ते मैंने जो देखा, मेरी आंखें चमक गईं। भूख सो गई है बाबू, रेगिस्तान में बर्फ दिख रही है। असित के मुंह से यह बात सुनकर मेरी आंखें लाल हो गईं। बाबू, भूख सो गई है, रेगिस्तान में सफेद बर्फ दिख रही है, यह चोर शिकारियों का एक सांकेतिक शब्द है। हमारी भाषा में इसका मतलब है कि शांत वातावरण में कोई हलचल नहीं है और इस शांत वातावरण में बिलचरा पक्षियों का झुंड बैठा है, मानो पूरा खेत सफेद बर्फ की चादर से ढक गया हो। यह पक्षियों का झुंड हमेशा नहीं आता बाबू, बहुत किस्मत हो तो साल में एक बार आता है।
अगर यह झुंड हाथ लग जाए बस फिर तो पूछो ही मत। उन पक्षियों को बेचने से हमारी किस्मत बिल्कुल बदल जाएगी। असित ने चाय का एक लंबा घूंट लिया और धीरे से फुसफुसाया, मानो उस रात बेलतला के किनारे से लौटते हुए अचानक मेरी नजर काला देवली के चर पर पड़ी। काला चर बिल्कुल सफेद, बड़े बड़े मोटे मोटे बिलजरा पक्षी। लेकिन एक बात मैंने देखी, पक्षी कुछ अजीब से लग रहे थे, न हिल रहे थे न आवाज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज से बहुत डर गए हो। अरे खुरा, पक्षी कब डरते हैं? तेरे जैसे उल्लू को देखकर डरते हैं, हरामी। काला देवली चर के बारे में मैंने पहले भी सुना था, लेकिन कोई उधर ज्यादा जाता नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुमने जो कहा, अगर यह जून पकड़ लूं तो मालामाल हो जाऊंगा। तुम जाओगे दोस्त, सावधान, वहां जाना बहुत खतरनाक है। जानते हो, रात में कोई उधर नहीं जाता। मैंने उस जगह के बारे में बहुत बुरा सुना है। मैंने सिर हिलाया और कहा, डरने से काम नहीं चलेगा, और अगर मुसीबत आएगी तो कोई न कोई मदद जरूर करेगा। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन सावधान रहना। मैं चलता हूं, और मुझे इस बार मोटा बख्शीश देना मत भूलना। असित चला गया। काला देवली का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी भावना आती है। वहां इंसान पे काला देवली के बारे में बहुत बदनामी सुनी जाती है। ऐसी अफवाह है कि वहां रात बिरात कुछ अजीब घटनाएं घटती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कोई आत्मा रहती है। मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा ही। इतनी बड़ी खबर पर ज्यादा देर करना ठीक नहीं था। तब हल्की ठंड पड़ने लगी थी। शाम के बाद नदी के किनारे खड़ा होकर मैंने नाव छोड़ दी। दूर कहीं से एक दलदल के मेंढकों की आवाज आ रही थी, और पानी पर कभी कभी कुछ गिरने की आवाज आती थी। नदी का पानी गहरा काला था, लेकिन चांदनी पड़ते ही ऐसा लगता था मानो पानी की सतह पर सफेद रेखाएं खिंची हुई हो। इस समय बाबू, प्रकृति सबसे ज्यादा खामोश बात करती है। आधा घंटा बीत गया और मैं काला देवली चर के मुहाने पर पहुंच गया। घड़ी में तब रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। मेरा शरीर कांप उठा। वह जगह इतनी अजीब तरह से शांत थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जगह जगह रेत पर पानी भरा हुआ था, कहीं रेत सूखकर पाउडर जैसी धूल में बदल गई थी। मैंने लालटेन जलाई और आगे बढ़ने लगा। रोशनी ठीक से फैल नहीं पा रही थी। चांद भी हल्के बादलों में छिपा था, फिर बादलों के पीछे से निकल रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ने पर मैंने एक दृश्य देखा। यह दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। बाबू, मैंने अपने जीवन में कई बिलजरा पक्षी देखे हैं, लेकिन इतनी संख्या में मैंने कभी नहीं देखे। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी सफेद बर्फीले देश में आ गया हूं। चांदनी में उन सभी पक्षियों के पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। जमीन पर असंख्य पंख पड़े थे, बड़े बड़े बिलजरा पक्षियों का आकर्षक रूप, जिनका शिकार मैं करने आया था। वे सब अब मेरी आंखों के सामने थे। मेरी आंखों में लालच चमक उठा। अगर मैं इन्हें पकड़ पाया तो फिर तो पूछो ही मत। मैंने नाव को चर के किनारे लगाया। ठंड के कारण मेरा शरीर कांप रहा था। चांदनी धुंधली सी लग रही थी, मानो बादलों की छाया आकाश को धो रही हो। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी। बस दूर कहीं कुछ सियार की आवाज और कभी कभी कुछ समुद्री गलियों की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि बिलचरा पक्षियों की हलचल, पानी में मछली पकड़ना, गले से चीसना, ये सब परिचित आवाजें सुनूंगा। लेकिन नहीं, एक भी आवाज नहीं थी। वे सब एक साथ बैठे थे, लेकिन अजीब तरह से सिमटे हुए थे। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कुछ पक्षी गर्दन झुकाकर बैठे थे और पानी में चोंच तक नहीं डाल रहे थे। कुछ की पलकें नहीं लपक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज से डर गए हो। उनकी आंखें स्थिर और फैली हुई थीं। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वे सीधे मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा शरीर कांप उठा। मैं एक शिकारी हूं बाबू, कई बार ऐसी जगहों पर आया हूं, लेकिन पक्षियों का ऐसा व्यवहार मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पंख कुछ अस्त व्यस्त थे। गले के नीचे का हिस्सा फूला हुआ था, मानो दम घुट रहा हो। पंख कोई नहीं फैला रहा था, आवाज नहीं कर रहा था। मैं काफी देर तक खड़ा रहा और इस अजीब दृश्य को देखा, लेकिन और देर करना ठीक नहीं था। जाल बिछाने वाला जाल लेकर मैं
दबे पांव आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक एक दृश्य देखकर मैं छिछक गया। मैंने देखा कि उन बिलजरा पक्षियों के बीच कुछ बैठा था। मैं काफी दूर था, इसलिए ठीक से समझ नहीं पा रहा था। मैं चुपचाप बिलजरा पक्षियों के बीच खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। धुंध और खन के बीच अचानक मानो एक अजीब खिंचाव ने मेरे मन को खींच लिया। एक अस्पष्ट लेकिन अविश्वसनीय रूप से मनमोहक दृश्य आंखों के सामने आया। पक्षियों के झुंड के ठीक ऊपर थोड़ी दूरी पर धुंध की आधी चांदनी में मैंने देखा एक बहुत बड़ा पक्षी बैठा था। मैं हिचक गया। जानते हैं बाबू, उस पक्षी का रूप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, लेकिन उस पक्षी के पंख कितने अजीब थे। चांदनी उसके पंखों पर पड़कर सोने की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सोने के धागों का जाल उस पर लपेट दिया हो। पंखों की परतों में रोशनी और छाया का खेल। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो स्वर्ग से उतरा कोई चमत्कारी सुनहरा पक्षी हो, लेकिन अगले ही पल मेरे मन में एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि उस सुंदरता के भीतर भी एक क्रूरता, एक दबी हुई धमकी छिपी हुई थी। मैं कुछ देर स्थिर खड़ा रहा, फिर मैंने धीरे धीरे पक्षी मारने वाला जाल अपने हाथ में लिया। मैंने अंदाजा लगाया कि यह कोई सामान्य पक्षी नहीं है, यह कोई दुर्लभ बहुमूल्य चीज है। मैं गर्दन झुकाकर आगे बढ़ने लगा, और ठीक तभी एक जोरदार आवाज हुई, एक विशाल फड़फड़ाहट, और पल भर में वह पक्षी मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया। मेरी आंखों के सामने मानो एक सफेद बिजली गिरी हो। मैंने सिर उठाकर देखा, पलक झपकते ही वह आकाश के काले बादलों में गायब हो गया। विशाल आकाश में वह अलौकिक पक्षी इतनी तेजी से आकाश में विलीन हो गया कि मैं उसकी गति को समझ ही नहीं पाया। मेरे समझने से पहले ही सब कुछ शून्य हो गया। मैं तुरंत वहां भागा बाबू, और जमीन पर नजर पड़ते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। चांदनी में वह चीज चमक रही थी। उसे हाथ में उठाते ही मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां एक सोने का पंख पड़ा था। हाँ बाबू, उस दिन का वह शिकार बिल्कुल विफल हो गया। जिस तरह मैं नाव पर सवार होकर गया था, उसी तरह काला दिल्ली से लौट आया। लेकिन जाल में पक्षी नहीं, बल्कि दिमाग में असंख्य सवाल और दिल में एक कंपकंपी लिए उस सोने के पंख को निकालकर मैं अच्छी तरह घुमा घुमा कर देखने लगा। कितना अजीब, कितना मनमोहक। उस रात मैं लेटा लेटा सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन में कितने शिकार किए हैं। सुंदरबन के बालिहास, बेरीहास, बिलबोक, बाघ के पैरों के निशान पर चढ़कर, जहरीले सांपों के पास से होकर पक्षियों को पकड़ा है मैंने। लेकिन आज रात जैसा अजीब अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी आंखों के सामने आज मैंने जो देखा, ऐसा पक्षी जो इस संसार का कोई पक्षी नहीं था, मानो स्वर्ग से उतरा कोई अलौकिक जीव हो। उसके पंखों का फड़फड़ाहट, उसका बैठना, वह गहरा दृश्य, चांदनी में उसके सुनहरे पंख, यह सब सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाबू। वह पल अभी भी बार बार मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। समझे, यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे चुपचाप बुला दिया जाए। जो मैंने देखा है, उससे मेरा दिमाग आज भी गूंज रहा है। यह पेशा मेरा रोजगार का साधन है, ठीक है। लेकिन इस रात मैंने जिस पक्षी को देखा, वह सिर्फ पेट भरने वाला कोई शिकार नहीं था बाबू। वह मानो एक पहेली थी। वह मानो एक पहेली, एक रहस्य थी। मेरे दिमाग पर एक जुनून सवार हो गया। मैं जानता हूँ बाबू, मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाऊंगा। हाँ, उस रात से मानो मेरे दिमाग में एक मोह सवार हो गया। मैंने जीवन में बहुत शिकार किए हैं, कितने पक्षी पकड़े गए हैं मेरे हाथों से, लेकिन ऐसे कभी विफल नहीं हुआ। सिर्फ विफलता कहूँ तो कम होगा। सब मिलाकर एक धुएं की तरह मेरी चेतना में फैल गया है। उस रात के बाद से मानो मैं पहले वाला भगवान मंडल नहीं रहा। नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही सुनहरे पंखों की वह तस्वीर, वह पीली आंखें और विशाल छायादार पंख मानो मेरे सिर के ऊपर फैल जाते हैं। मैंने मन ही मन एक योजना बनाई। मैंने तय किया कि अगली पूर्णिमा पर, जब आकाश फिर से जगमगाएगा, जब नदी शांत रहेगी और बिलचरा फिर से आकाश मार्ग से उतरेंगे, मैं फिर जाऊंगा। अगर किस्मत अच्छी रही
तो वह अलौकिक सुनहरा पक्षी फिर से उस काला देउली की धरती पर उतरेगा। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। जाल और चारे के अलावा मैं अपने साथ दूरबीन और वह पुरानी दोनाली बंदूक भी रखूंगा। वही पुरानी बंदूक जो एक समय शिकारी के रूप में मेरा गर्व थी। मैं सिर्फ उसे पकड़ना नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि वह क्या है, पक्षी है या कुछ और। उसके पीछे क्या कहानी है, वह सिर्फ चरहसों के बीच क्यों आता है और फिर चुपचाप कहीं अलौकिक रूप से गायब क्यों हो जाता है। मैंने मन ही मन सोच लिया है कि इस बार मैं कुछ भी हाथ से नहीं निकलने दूंगा। अगर किस्मत मेरा साथ देगी तो फिर से उससे मुलाकात होगी, और तब मैं सिर्फ एक शिकारी नहीं रहूंगा, मैं एक प्रत्यक्षदर्शी, एक गवाह, एक रहस्य की खोज में निकला हुआ इंसान बनूंगा। भगवान मंडल इतना कहकर चुप हो गया। कमरे के अंदर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर की रोशनी मानो धुंधली हो गई थी। खिड़की से देखा तो आकाश अचानक ही काली छाया से ढक गया था। मैं और भूपति सामंत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सच कहूं तो भगवान की बताई कहानी जितनी भयानक थी उससे ज्यादा मनगढ़ंत लग रही थी। ऐसा विशाल पक्षी, सोने का शरीर, पीली आंखें और फिर विशाल पंख फरफराकर आकाश में बादलों में गायब हो जाना, ये सब किसी पुरानी लोक कथा या कहानियों की किताबों के पन्नों से निकली कल्पना में ही अच्छे लगते हैं। ठीक उसी समय बाहर अचानक तेज हवा का झोंका आया। खिड़की के शीशे कांपने लगे। फिर पल भर में तप बारिश शुरू हो गई, और उस बारिश के साथ बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट। आकाश में बिजली चमकी। एक सफेद रस्सी जैसी चमक सामने वाले विशाल क्लॉक टावर के ऊपर से गुजर गई। भूपति सामंत ने कहा, जयंत, कॉफी मंगवाओ। ऐसे दिन गर्म कॉफी का कोई जोर नहीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दूर आकाश में कुछ सफेद वाटिल उड़ रहे थे। बारिश की बूंदों से उनके पंखों पर एक अजीब सी चमक दिख रही थी। अजीब तरह से लगा कि यह दृश्य भी भगवान के वर्णन से थोड़ा मिल रहा था। लेकिन अगले ही पल मैंने अपने विचारों पर खुद को डांटा। मैंने भगवान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। उसकी आवाज में एक तरह की गुटी हुई कंपी थी। सब मिलाकर वह जितना भी कोशिश करे कहानी को सच साबित करने की, मेरा मन कह रहा था कि यह आदमी एक नंबर का गांजाखोर के अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी भूपति सामंत की तरफ देखकर थोड़ी दया आ गई। भगवान की बात पूरी न सुनी जाए तो बेचारा मन ही मन बहुत दुखी होगा। मैंने सोचा, जब समय है तो देखा जाए यह मनगढ़ंत कहानी कहाँ तक जाती है। कॉफी का कप खत्म होते ही सामंत बाबू और मैंने दोनों ने दो दो सिगरेट जला ली। बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन खिड़की के किनारे अभी भी हल्की तप हो रही थी। भूपति सामंत ने भगवान को सिगरेट बयाते हुए कहा, एक लोगे क्या? भगवान मंडल ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, नहीं बाबू, यह सब मुझे नहीं चलता। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना सिकुड़ा हुआ बीड़ी का पैकेट निकाला। बीड़ी के एक सिरे पर फूंक मारकर आग लगाई। सामंत बाबू अब अपनी रेक्लाइनर कुर्सी पर टिक कर बोले, तो महाराज, कहानी तो बीच में ही रुक गई। फिर क्या हुआ? उस विशाल अलौकिक पक्षी से फिर मुलाकात हुई आपकी? भगवान कुछ देर चुप रहा। बीवी का धुआं मुंह से छोड़कर उसकी नजर खिड़की के बाहर कहीं टिकी थी। उसने कहा, हाँ बाबू, वह क्या आसानी से समझ में आता है। मैं उस रात के बाद सो नहीं पाया। आंखें बंद करते ही वह दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगता था। बाबू, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने सोचा अगली पूर्णिमा को फिर जाऊंगा। अगर फिर से उस अलौकिक पक्षी से मुलाकात हुई। 2 दिन बाद बड़ी पूर्णिमा थी और उस दिन शुक्रवार था। ठंड काफी बढ़ गई थी। शाम होते ही बिना कंबल के तो थरथराहट होने लगती थी। मैंने सोचा इस बार पहले की तरह रात 9 बजे जाकर कोई फायदा नहीं। इस बार मैं बिल्कुल शाम को ही जाऊंगा, ताकि जगह को अच्छी तरह से देख लिया जाए और तैयारी भी अच्छी तरह से की जाए। दोपहर 3:30 बजे के